हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज पहले की तरह ही कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। हम न्यूमेरिकल करते रहेंगे। तो न्यूमेरिकल अभी इससे पिछली क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे नॉर्मली F = ma पे। अब एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट हमने और पढ़ा था, और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं मोमेंटम। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम लोग मोमेंटम या नॉर्मली लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है, वो आपको अभी 9th स्टैंडर्ड में नहीं समझना है। तो मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम सेम बात है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे मैं रेस्ट पे हूं तो मेरे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी की कमी है जो मेरे चलते ही मेरे पास डेवलप हो जाती है। अगर मैं रुका हुआ हूं और कोई मुझे टच करे तो उसको कोई फील नहीं होगा, बट अगर मैं मूव कर रहा हूं और तब उसने मुझे टच किया तो उसके पास मेरा मोमेंटम ट्रांसफर होगा। जो चीज मेरे रेस्ट पे होने पे मेरे पास नहीं थी वो मेरे मोशन की वजह से आई, और उसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं। हमने पढ़ा हुआ है। और मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और P = मास इंटू वेलोसिटी होता है। यहां पर P क्या है? मोमेंटम। M क्या है? मास। और V क्या है? वेलोसिटी। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? हमने एक और टर्म पढ़ी है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग K से भी डिनोट कर लेते हैं, चाहे मैं लिख देता हूं फुल काइनेटिक एनर्जी। K से डिनोट कर रहा हूं मैं, जैसे मोमेंटम को P से किया था वैसे ही काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं K यूज कर रहा हूं। तो मेरा जो फॉर्मूला बनता है इट इज K = ½ mv²। अब ये फॉर्मूला मेरे पास है। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मास से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मास से डिवाइड कर रहा हूं। तो क्या होगा, देखो मास यहां भी है, मास यहां भी है, तो फॉर्मूले में क्या होगा, हाफ तो एज इट इज रहेगा। ये मास और ये मास आपको पता है, अगर बेस सेम हो, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। अगर बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, m की पावर 2। और v की पावर पहले से भी 2 थी, पहले से ही 2 थी v की पावर, और एक नीचे m और आ गया। अब मास इंटू वेलोसिटी आपका मोमेंटम होता है, और क्योंकि यहां दोनों का स्क्वायर है तो आपको मोमेंटम का स्क्वायर कर देना है डिवाइडेड में p, डिवाइडेड में 2m एज इट इज आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी = P²/2m। इससे एक फॉर्मूला तो आपको यहां पता चल गया, और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि P² = 2k × m और मोमेंटम = 2km रूट के अंदर। तो आपको मोमेंटम का मास और वेलोसिटी के साथ रिलेशन पता चल गया, मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी और मास के साथ रिलेशन पता चल गया, या काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम और मास के साथ रिलेशन पता चल गया। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान में होने चाहिए। आपसे इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं इन फॉर्मूलों को यहां रख के चलता हूं। यानी एक फॉर्मूला इसको भी यहां लिख लेता हूं, K = P²/2m, और एक फॉर्मूला P = 2km। और अभी हम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, इन्हीं 3 फॉर्मूले पे बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, तो बाकी मैं इनको मिटा देता हूं और अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, मैं मिटा नहीं रहा हूं, फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है
a man and horse have same kinetic energy. Which has higher momentum. कहता है एक आदमी और एक हॉर्स दोनों में काइनेटिक एनर्जी सेम है। यानी कि सबसे पहले तो आप स्क्रीन को पॉज करके खुद ट्राई करो, वो सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन है। पेन और कॉपी निकालें, खुद ट्राई करें, कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर डेवलप होंगे। देखो अब मैं सॉल्व करता हूं इसको। कहता है काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी काइनेटिक एनर्जी हॉर्स की और काइनेटिक एनर्जी मैन की दोनों की बराबर है। और दोनों की जगह आप के लिख सकते हो क्योंकि दोनों बराबर है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, यानी दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर काइनेटिक एनर्जी हॉर्स की x है तो मैन की भी x होगी, तो उसको x के बराबर, तो मैंने k मान लिया कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर है। वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। मुझसे पूछ रहा है कि मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, और मुझे एक चीज पता है कि मास ऑफ हॉर्स ग्रेटर देन मास ऑफ मैन। मैं mh किसको ले रहा हूं, मास ऑफ हॉर्स, और m किसको ले रहा हूं मैं, मास ऑफ मैन। नॉर्मली घोड़ा 300-400 kg से ज्यादा का वजन होता है, आदमी 50-100 किलो के करीब का होता है, तो आपको पता है घोड़े का मास ज्यादा होता है। आप ये एज्यूम करके चलोगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम घोड़े का बच्चा दौड़ाएंगे, ऐसा नहीं करना। नॉर्मली ये क्वेश्चन में दे रखा है कि आदमी समझ जाए कि घोड़े का वजन, हॉर्स का वजन मैन से ज्यादा होगा। ये साफ हमें नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से। अब पूछ रहा है कि किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। देखो मोमेंटम का एक फॉर्मूला तो ये है, हमें वेलोसिटी किसी की पता नहीं है, सिर्फ ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है। एक फॉर्मूला ये है और एक ये है, तो मैं ये वाला यूज करूंगा क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी पता है दोनों की सेम है। समझना, तो वी नो, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। वी नो P = 2km, दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है और 2 दोनों में आएगा। जब मैं हॉर्स की बात करूंगा, मोमेंटम ऑफ हॉर्स वो निकालते समय 2k तो दोनों में आएगा और मास ऑफ हॉर्स, और जब मैं मोमेंटम ऑफ मैन निकालूंगा तो 2k इसमें भी आएगा और मास ऑफ मैन आएगा। अब आप सोचो, जब आप कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू दोनों में सेम है, ये वैल्यू दोनों में सेम है, तो सोचो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा। और मास किसका ज्यादा है, हॉर्स का। तो बिकॉज मास ऑफ हॉर्स इज ग्रेटर देन मास ऑफ मैन, सो मोमेंटम ऑफ हॉर्स विल बी ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ मैन। और आप इसमें लिख सकते हो कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ मास, यानी ज्यादा मास ज्यादा मोमेंटम अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो। ये ध्यान रखें, आपको याद होना चाहिए। फॉर सेम काइनेटिक एनर्जी, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा, मान लो एक कार और एक ट्रक है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, नेचुरल सी बात है ट्रक का। जिसकी काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, क्योंकि क्योंकि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें और अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
a cricket and tennis ball have same momentum. Which will have higher value of kinetic energy. सिंपल. क्रिकेट की बॉल और टेनिस की बॉल, दो बॉल हैं आपके पास. कहता है दोनों का मोमेंटम सेम है. यानी कि स्क्रीन को पॉज करके पहले आप ट्राई करोगे, फिर देखोगे, क्योंकि ये तो आपके पास बटन है. रोका, देखा, नहीं आया, फिर यहाँ देखा. सिंपल लॉजिक है. इससे कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर डेवलप होंगे. कहता है क्रिकेट और टेनिस का बॉल है, दो बॉल है आपके पास. तो आप जानते हो मास ऑफ क्रिकेट बॉल, ये मैं मान रहा हूं, मास ऑफ क्रिकेट बॉल और मास ऑफ टेनिस बॉल. आपको पता है कि क्रिकेट का जो बॉल होती है क्रिकेट की, वो हैवी होती है, ग्रेटर होता है उसका मास टेनिस बॉल से. क्रिकेट की बॉल स्ट्रांग होती है, आपको पता ही है, वजन ज़्यादा होता है उसका. टेनिस की बॉल का वजन कम होता है, कंपैरेटिवली वो लाइट होती है, क्योंकि वो क्रिकेट में आप बैट से हिट करते हो, वहाँ टेनिस जो होता है, बैडमिंटन रैकेट जो होता है, वो आपको पता ही है. तो क्रिकेट का बॉल ज़्यादा वेट होता है उसका, या ज़्यादा मास कह सकते हो आप, एज कंपेयर टू टेनिस बॉल. क्लियर है. और आपको बोलता है सेम मोमेंटम है, यानी कि मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल, यानी कि पी ऑफ क्रिकेट बॉल. क्रिकेट के लिए पी लिखा, इक्वल किसके है, मोमेंटम ऑफ टेनिस बॉल, यानी पी ऑफ टेनिस. दोनों बराबर हैं, यानी क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल का मोमेंटम ज्यादा है, सेम है, सॉरी, दोनों का सेम है. आपसे पूछा है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. अब आप देखो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशन है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m. देखो दोनों का मोमेंटम सेम है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सिर्फ मास पे डिपेंड करती है. इस फॉर्मूले से आपको पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. अगर बॉडी का मास ज्यादा हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी. सेम मोमेंटम अगर है तो जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम. सिंपल बात है. तो मास किसका ज्यादा है, क्रिकेट बॉल का, बिकॉज मास ऑफ क्रिकेट बॉल इज हायर देन मास ऑफ टेनिस बॉल. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टेनिस बॉल विल मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्रिकेट बॉल. सिंपल. जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, इफ यू हैव द सेम मोमेंटम. ध्यान रखना, इस पिछले क्वेश्चन में दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम थी, यहां मोमेंटम सेम है. डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन के अंदर. अगर मोमेंटम सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो मोमेंटम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये ध्यान रखें, आपको याद होना चाहिए. ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. स्क्रीन को पॉज करें और इसको राइट डाउन कर लें. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम एक और प्रिंसिपल का यूज करेंगे जिसको कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. थोड़ा सा बता देता हूं आपको. लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा था। अगर आपके पास दो पार्टिकल या कोई भी सिस्टम है, नॉर्मली हम ज़्यादातर आपके 9th क्लास में हम सिर्फ दो पार्टिकल सिस्टम की बात करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होगा। सपोज करो ये दो मासेस हैं, ये m1 और ये m2, ये u1 से चल रहा है और ये u2 से चल रहा है। इनका कोलिजन हो गया आपस में बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, ये आपस में कोलाइड कर गए और कोलिजन के बाद इनके मास में कोई फर्क नहीं पड़ा, पर इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि कोलिजन से पहले, दिस इज बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना था, m1 u1। इसका मोमेंटम कितना था, m2 u2। दिस इज द टोटल मोमेंटम ऑफ दीज टू बॉल्स बिफोर कोलिजन। इनिशियल मोमेंटम है ये, टोटल इनिशियल मोमेंटम कोलिजन से पहले। ये कोलिजन का प्रोसेस है, टकराने का। याद रखना, कोई फोर्स नहीं लग रही है, आपस में अगर सिस्टम घूम रहा है तो आपस में ही मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। क्लियर? यहां से ध्यान रखें। अब कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 v1, और इसका मोमेंटम क्या होगा, m2 v2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि इनिशियल मोमेंटम, दिस इज इनिशियल टोटल मोमेंटम और दिस इज फाइनल मोमेंटम। कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि जो इनिशियल मोमेंटम था वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। यानी आपका फॉर्मूला आ गया m1 u1 प्लस m2 u2, जो इनिशियल मोमेंटम था, वो m1 v1 और प्लस m2 v2 जो फाइनल मोमेंटम है उसके बराबर होगा। क्लियर? अब इसी से मान लो हम गन की बात करते हैं, गन का रिकॉइल, यानी जब हम गन में से बुलेट फायर करते हैं, जब बुलेट आगे जाती है और गन पीछे आती है, कहा जाता है कि गन को आप यहां से होल्ड करके ना रखें, क्योंकि जब पीछे गन जाएगी तो आपके यहां चोट लग सकती है, इसलिए गन को यहां दबा देते हैं लोग, ताकि अगर ज़्यादा तेज झटका भी लगे तो इधर से हाथ से निकल जाए। यहां दबा के रखते हैं, कोशिश करते हैं यहां ना रखें। क्यों? क्योंकि जब बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे जाएगी। देखते हैं कैसे। देखो, आपके पास मान लो मास ऑफ गन, बिना बुलेट के जो गन का मास है उसको m साथ में छोटा g मान लो, मास ऑफ गन। मास ऑफ बुलेट mb। जब आपने फायर नहीं किया, बुलेट को गन के अंदर डाल दिया, बिफोर फायर मोमेंटम कितना होगा, बिफोर फायर करने से पहले ना तो आपकी गन चल रही थी, गन को आपने ऐसे पकड़ के रखा है, और बुलेट गन के अंदर ही है, तो दोनों की वेलोसिटी कितनी है, 0, तो वो 0 है। ठीक है? इसके बाद देखें आप, फायर करने से पहले मोमेंटम 0 था, इसका भी। व्हेन बुलेट इज फायर्ड, जब बुलेट को फायर कर दिया तो बुलेट आगे जाने लग गई। अब बुलेट के पास स्पीड आ गई, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट वो क्या होगा, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और मोमेंटम ऑफ गन मान लो गन का मास है mg,
और वेलोसिटी ऑफ गन, हमें पता नहीं क्या है वेलोसिटी ऑफ गन, और हमें पता है फायर करने से पहले फायर करने के बाद मोमेंटम सेम रहेगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम 0 था और फाइनल यानी मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि मोमेंटम ऑफ बॉल बराबर मोमेंटम माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ गन। बुलेट की जो मोमेंटम है वो गन की मोमेंटम के नेगेटिव होगा, और अगर आप गन की वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो मोमेंटम ऑफ बुलेट यानी मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। और आपको साथ में एक नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है, ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि आपकी जो वेलोसिटी है, जहां बुलेट जा रही है गन उसके ऑपोजिट जाएगी, इसीलिए इसको रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। जहां हमारी बुलेट मूव कर रही है गन उसके पीछे आती है, इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि गन को यहां होल्ड करके रखो, यहां न लगाओ, नहीं तो चोट लग सकती है आपको, पीछे आती है वो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमने पढ़ा, उससे हमने बेसिकली 2 फॉर्मूले सीखे, एक तो ये और एक ये। अब हम इन दोनों को लिख के रख लेंगे और इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं, ये कह रहा है कि m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन माइनस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। याद भी होना चाहिए, वरना आप छोटा सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको पता है तो ये कभी भी आप डिराइव कर सकते हो। अब हम इन 2 फॉर्मूलों को यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। क्वेश्चन है 5 ग्राम bullet is shot from 5 kg gun। 5 ग्राम की बुलेट है और जो 5 किलो की गन से शॉट किया गया है with a velocity of 400 मीटर पर सेकेंड। 400 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हमने एक बुलेट फायर की है 5 किलो की गन से। क्लियर? व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ गन? गन के रिकॉइल की स्पीड क्या होगी? सिंपल है क्वेश्चन, फॉर्मूला लगा दो ये वाला। ये सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। स्क्रीन को पॉज करके फिर निकालें खुद ही। आपको पता है मास ऑफ बुलेट इट इज 5 ग्राम। ये बड़ा पंगा है, यहां ग्राम है, यहां केजी है और ये वहां मीटर पर सेकेंड है। ये सीजीएस सिस्टम है, ये बाकी एसआई सिस्टम है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज व्हाट कि आप डिफरेंट यूनिट को यूज नहीं करोगे, नहीं तो आंसर गलत आएगा। तो जहां ग्राम दिख रहा है इसको केजी में कन्वर्ट कर दो। 5/1000 केजी आ गया। अभी काटना नहीं है इसको, ऐसे छोड़ना है, अभी नहीं काटना। मास ऑफ गन आपको पता है 5 केजी है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट 400 मीटर पर सेकेंड। सिंपल फॉर्मूला यूज करो।
आपको निकालना है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन विच इज Vg। उसका फॉर्मूला क्या है, -mb Vb बाय मास ऑफ गन। याद रखना जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर्मूला बेटा जरूर लिखें, फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम क्या करते हैं, कई बार हमें सवाल आ रहा होता है और हम फॉर्मूला लिखते नहीं, ये बेसिक डाटा बनाते नहीं, इससे गलतियां ज़्यादा होती हैं। अगर क्वेश्चन गलत भी हो गया और हमने सिस्टमेटिक ऑर्डर फॉलो किया है और थियोरेटिकल चेकिंग है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, तो आपको मार्क्स मिलते हैं अगर आपने फॉर्मूला लिखा है तो फॉर्मूला जरूर लिखें अगर आपको पता है कि इसमें ये पर्टिकुलर फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? तो अब सिंपल है, माइनस का निशान, मास ऑफ बुलेट विच इज 5/1000, मैंने काटा नहीं सीधा लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ बुलेट 400 और मास ऑफ गन इट इज 5। क्लियर है? मास ऑफ गन 5 है, वेलोसिटी यहां 400 है, यहां 1000। क्लियर है? इससे ये कट गया, यहां ये दोनों कट गए, बचा कितना, 4/10 माइनस मीटर पर सेकेंड, तो 0.4 मीटर पर सेकेंड से, और माइनस का साइन ये शो करता है कि ये रिकॉइल है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में है, बुलेट के ऑपोजिट है। क्लियर है? देखें, सिंपल, बुलेट का मास डाला, बुलेट की वेलोसिटी डाली, गन के मास से डिवाइड कर दिया। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल क्वेश्चन, ट्राई करें। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें, तब तक मैं यहां दूसरा क्वेश्चन यहां लिख देता हूं मैं। A body of mass 50 kg running, बॉडी की जगह बॉय लिख दो, a boy of mass 50 kg running at 12 meter per second jumps on a cart of mass 100 kg. Moving with velocity of 5 meter per second in the same direction, in the same direction. Calculate common velocity. स्क्रीन को पॉज करें, खुद ट्राई करने की कोशिश करें, ध्यान से समझें। जैसे मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग, मान लो मेरा मास 50 kg है, वैसे 50 से बहुत ज़्यादा होगा, पर मान लो, मानने में क्या जाता है कि मैं 50 किलो का हूं और 12 मीटर पर सेकंड से रन कर रहा हूं, और मेरे सामने एक कार्ट भी जा रही है, एक गाड़ी चल रही है, और उस गाड़ी की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है, और गाड़ी का मास कितना है, 100 किलो का, और मैं दौड़ता हुआ जाता हूं और उस पर जंप कर जाता हूं। अब जंप करने के बाद मैं गाड़ी का सिस्टम बन गया, उस कार्ट का मैं सिस्टम बन गया, यानी मेरा और कार्ट का मास अब एक हो चुका है, यानी दोनों सिस्टम का मास मिलकर के 150 kg हो चुका है, 50 मेरा और 100 कार्ट का, क्योंकि मैं कार्ट पे जंप कर चुका हूं। तो मेरे जंप करने के बाद कार्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपको निकालना है। तो ध्यान से समझें क्या होगा, इसको मिटा देते हैं हम और इधर चलते हैं। ये गया मिट
और शुरू करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्यूशन। देखो, मास ऑफ बॉय जो दौड़ रहा है वो 50 kg है और वेलोसिटी ऑफ बॉय आपको दिया है 12 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ कार्ट 100 kg और वेलोसिटी ऑफ कार्ट 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और बच्चा उस कार्ट के अंदर बैठ जाता है, जंप करके उसके अंदर उसका सिस्टम हो जाता है। तो व्हेन बॉय जंप्स, मास ऑफ सिस्टम इसको मैं m मान लेता हूं और उसको मानता हूं 50 बॉय का, 100 कार्ट का, 150 kg। क्लियर? इसका और इसका प्लस कर दिया क्योंकि बच्चा उस कार्ट के अंदर है अब। और मैं वेलोसिटी मान लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ कार्ट जो जंप करने के बाद होगी उसको v मान लेता हूं। तो समझना, ये कार्ट है जो इधर चल रही है और ये बच्चा है जो इधर दौड़ रहा है। जब ये जंप कर जाता है इसके अंदर तो सिस्टम ऐसा हो जाता है, बच्चा इस कार्ट के अंदर आ जाता है। इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है। जो बच्चा है उसका मास m भी है, उसकी वेलोसिटी v भी है। कार्ट का मास mc है, उसकी वेलोसिटी vc है। शुरू में ये है, बाद में ये है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहेगा? इनिशियल मोमेंटम यानी mb vb और इसका इनिशियल मोमेंटम mc vc, सॉरी मास ऑफ कार्ट को भी मैंने mc लिख दिया, vc लिख दिया, इट इज mc। और वो किसके बराबर होगा? ये सिंगल सिस्टम बन गया, m इंटू वी के बराबर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। हम क्या करें कि बच्चा कार्ट के अंदर ही रह गया तो सिस्टम एक हो गया। क्लियर है? यहां देखें, इट इज 50 इंटू 12 प्लस इट इज 100 इंटू 5 इक्वल टू इट इज 150 इंटू वी। क्लियर है? और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना आया? 600। ये कितना आया? 500। क्लियर? अब देखो टोटल कितना आया? 150 इंटू वी। ये कितना आया? 600 प्लस 500 1100, 150 वी। तो वी कितना आया? 1100 बाई 150। इससे काट दो, यहाँ पर 5 से काटो इसको, 5 2 जा 10, 21 नहीं 22 बाई 3 और यहाँ काट दो। ये कॉमन वेलोसिटी कितनी होगी? 7.33 मीटर पर सेकेंड। यानी बॉय के जंप करने के बाद कार्ट की वेलोसिटी जो 5 थी वो इतनी हो गई। कॉमन सिस्टम की वेलोसिटी बढ़ गई क्योंकि बॉय ने अपना मोमेंटम उस कॉमन सिस्टम को प्रोवाइड करा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी डाउट के लिए कमेंट जरूर करें। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है, पूछना बहुत ज़रूरी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगी। तो ध्यान रखें, सिंपल सिस्टम था। पहले इन दोनों का इनिशियल मोमेंटम निकाल दिया और उसको फाइनल के इक्वेट कर दिया। सिंपल क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके यहां करते हैं क्वेश्चन।
अच्छा, उस क्वेश्चन में ना एक थोड़ी सी मिस्टेक, वो तो ठीक था। अगर मैं उसी क्वेश्चन को आपको पूछता, रिपीट करता सेम क्वेश्चन को और कहता कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैंने मिटा दिया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। आप उस क्वेश्चन को दोबारा लिख लें और लिख दें इफ दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। उसमें तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बॉय है वो तो इधर रन कर रहा है, बॉय का मास 50 kg था और बॉय की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड थी। कार्ट जो है वो इधर आ रहा है और बॉय इधर जा रहा है, और मास ऑफ कार्ट 100 था और वेलोसिटी ऑफ कार्ट 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड था, ये था। अगर इसमें ये जंप करता और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते तो क्या होता, देखो। इसका इनिशियल मोमेंटम कितना, 50 × 12। ये देखो, ये इसके ऑपोजिट जा रहा है और आपको पता है मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं तो मुझे इधर आना नेगेटिव मानना पड़ेगा। आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ा है, आपको पता है कि ये पॉजिटिव एक्स होता है और ये नेगेटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव वाई होता है और ये पॉजिटिव वाई होता है। जब आप इधर जाना पॉजिटिव मानते हो तो इस तरफ का आपको नेगेटिव लेना पड़ता है लेफ्ट में। तो अगर मैं बॉय का मोमेंटम पॉजिटिव ले रहा हूं तो इस केस में नेगेटिव डालना पड़ेगा और वो 150 इंटू वेलोसिटी के बराबर होगा। यहां देखिए आप, 600 माइनस 500 इक्वल टू 150v, और इससे यहां 100 बचेगा, 100/150 इक्वल टू v। और आपको क्या नजर आ रहा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव नजर आ रही है। इसका मतलब कार्ट कहां मूव करेगी, जहां वो जा रही थी या ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बॉय की वेलोसिटी पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव है। इसका मतलब जब बॉय इसमें आ जाएगा तो कार्ट इधर चल पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बॉय के पास मोमेंटम ज्यादा है। अगर कार्ट का मोमेंटम ज्यादा होता तो कार्ट इधर आ जाती बॉय को लेके, पर क्योंकि जो बॉय है वो अपना मोमेंटम इस डायरेक्शन में लेके गया है, कार्ट का मोमेंटम इस डायरेक्शन में है और बॉय का मोमेंटम कार्ट से ज़्यादा है, इसीलिए ओवरऑल सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव करेगा और आपको वेलोसिटी इसीलिए पॉजिटिव नज़र आ रही है। इट विल बी 2/3 मीटर पर सेकेंड, इट इज़ v, और चाहो तो 0.67 मीटर पर सेकेंड लिख दो। डायरेक्शन ऑपोजिट भी दे सकते हैं आपको क्वेश्चन में, तो साइन का जरूर ध्यान रखें। मेरे से मिस्टेक हो गई, वहां पर मैंने ये नहीं बताया कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो क्या करना है। आप जानते हो मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है तो प्लस माइनस का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अगर एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरी तरफ नेगेटिव, ये ध्यान रखें। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन कर लो और ये केस उसी में डाल दो ताकि उसके साथ सेकंड ऑप्शन में कर सको आप। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विथ 500 मीटर पर सेकेंड गेट्स, एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है जो 500 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, गेट्स embedded in a freely suspended wooden block of mass 990 gram. What is velocity
एक्वायर बाय द ब्लॉक। सिंपल सवाल है। सवाल क्या है कि आपके पास यहां पर एक वुडन ब्लॉक हैंग कर रहा है और इसका मास 990 ग्राम है। यहां से एक बुलेट आई है जो 500 मीटर पर सेकंड से आ रही है और इसका मास 10 ग्राम है और आने के बाद ये इसके अंदर रह जाती है। वही कार्ड जैसा सिस्टम कि पहले दोनों अलग अलग सिस्टम हैं और जब ये बुलेट इसके अंदर चली जाती है तो सिस्टम एक हो जाता है। तो जब एक हो जाएगा तब आपको वेलोसिटी बतानी है, क्योंकि जब बुलेट इसको हिट करेगी तो आप जानते हो ब्लॉक हिलेगा, तो उसके मूव करने की वेलोसिटी आपको निकालनी है जब बुलेट इस ब्लॉक के अंदर चली जाए। क्लियर है? तो देखो यहां पर क्या है, स्क्रीन को पॉज करें और पहले खुद ट्राई करें, बेटर होगा। देखो मास ऑफ बुलेट MB 10 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट कर दो, 10/1000 kg। मास ऑफ ब्लॉक 990 ग्राम इक्वल टू 990/1000 kg। वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड। VB वेलोसिटी ऑफ VX वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, और आपको पता है शुरू में 0 है, जब तक बुलेट ने हिट नहीं किया तब तक इसकी वेलोसिटी 0 है। अब क्या हुआ, अब बुलेट ने इसको हिट कर दिया है, तो हिट करने के बाद मैं लेता हूं मास ऑफ सिस्टम, यानी मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक, इट विल बी 10 प्लस 990/1000, यहां भी 1000 साथ में kg, तो कितना आएगा 1000/1000 kg यानी 1 kg। सिंपल बात है। 990 प्लस 10 1000 ग्राम और 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, यानी जब बुलेट इसके अंदर चली जाएगी तो ये 1 kg का हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी को v मान लो सिस्टम की। तो अब आप देखो, ये मैं इसका मोमेंटम निकाल रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकाल रहे हैं, सिंपल लगा रहे हैं। इसका मास कितना था 10/1000, बुलेट का मास ये रहा, ये इसका मोमेंटम इतना होगा, मास ये रहा और मोमेंटम के लिए इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द मास ऑफ बुलेट और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो मास इतना है, वेलोसिटी इतनी है, ये मोमेंटम आ गया। शुरू में जब ब्लॉक रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम 0 होगा, जब ये इसके अंदर चला जाएगा तो सिस्टम का टोटल मास 1 है। क्लियर? और वेलोसिटी आपको निकालनी है, सिंपल। तो 1 2 3 1 2 3 क्या आ गया, सिर्फ 5 बचा, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों सिस्टम, जब बुलेट ब्लॉक के अंदर जाएगी तो ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हम अपने अगले को कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि अभी लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, बच्चे कहते हैं सर बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है, तो हम क्वेश्चंस यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी के कुछ क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।